हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 62 और ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तो इस वर्कशीट को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग सब्जेक्ट देख लें कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो ये एसएसटी सब्जेक्ट है और एसएसटी के अंतर्गत हम लोग इस वर्कशीट को पढ़ेंगे। तो इस वर्कशीट में बाईं ओर देखिए, यहाँ पर भारत का मैप दिया गया है और इस मैप के सहारे हमें कुछ बातों को जानना है। तो कह रहा है कि लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख ये वाला जो भाग है, ये भाग यहाँ से जो ये ऐसे लाइन आई है और उसके बाद ऐसे ये जो भाग है भारत का, इसी को लद्दाख कहते हैं। और यह लद्दाख ये जो आप जम्मू कश्मीर जो देख रहे हैं, ये वाला ये जम्मू कश्मीर है, ठीक ना। और ये ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बर्फ भर बर्फ़ पड़ा रहता है और बर्फ़ की चादर होती है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ भी उपजता नहीं है। रेगिस्तान टाइप का है और यहाँ की जो मिट्टी है वह उपजाऊ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही वैसा नहीं है कि कोई भी वृक्ष लग सके। तो आप मैप पर देख लीजिए कि ये वाला क्षेत्र लद्दाख है। इसके बाद हम लोग चलिए आपके वर्कशीट पर दिए गए बातों को समझते हैं। तो यह एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल जिसमें कि आप देखते हैं कि बालू होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ये शीत मरुस्थल है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये बर्फ़ से ढका रहता है और कोई भी चीज़ उपजता नहीं है। यहाँ आबादी भी बहुत कम है। जब कुछ उपजेगा नहीं और बर्फ़ रहेगा तो आबादी भी यहाँ बहुत कम है। तो यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ होगा तो वहाँ कोई भी वृक्ष उगेगा नहीं। और पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। मतलब जब यहाँ गर्मी का महीना आता है तो बर्फ़ पिघलता है। सोच लीजिए कि जाड़े के महीने में क्या स्थिति होगी। यहाँ पर यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है, ठीक ना। और हम जानते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जो है वो बर्फ़ बन जाती है, लेकिन 0 से भी कम माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को आप समझ सकते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, ठीक ना, और जिसे पश्मीना कहा जाता है। और पश्मीना का ऊन मिलता है, भेड़ को भी पश्मीना कहा जाता है, ठीक। और यह ऊन कीमती है, काफ़ी कॉस्टली ये ऊन आता है। पश्मीना का जो ऊन आता है वो काफ़ी कॉस्टली, इससे चादर बनते हैं, शॉल बनती है इससे, और इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। आप कश्मीर वगैरह में जाइएगा घूमने के लिए या जम्मू जाइएगा तो वहाँ आपको पश्मीना शाल मिलेगी और वो काफ़ी महंगी शाल होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं और यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, एक खास तरह का छेना होता है, ठीक ना, एवं मांस खाते हैं। और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। तो आप सबसे पहले इसको तो आप नज़र में बसा लीजिए कि आपका जो ये वाला जो इलाका है, यही इलाका लद्दाख का क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना। और ये काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ पश्मीना में भेड़ मिलती है, उसका ऊन होता है जो काफ़ी महंगा होता है, और यहाँ के लोग उस ऊन को कश्मीरियों को बेच देते हैं और कश्मीरी लोग उससे शॉल बनाकर बेचते हैं, काफ़ी महंगा होता है। नेक्स्ट है, अब हमने यहाँ भारत के उत्तरी हिस्से को जान लिया, अब दक्षिणी हिस्से केरल को जानेंगे। केरल देखिए, केरल ये पतला वाला भाग केरल है। कह रहा है केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी कोने, देखो सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी मैप पर ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है उत्तर, ठीक ना। ऊपर वाला भाग उत्तर होता है और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, ठीक। नीचे का भाग दक्षिण होता है और दाहिने साइड वाला भाग
ये पूरब दिशा होता है, ठीक ना, और ये होता है पश्चिम दिशा। आपको मैप कहीं भी किताब पर बना मिलेगा तो ये इसी तरह से होता है, नहीं तो उसके नीचे दिशा इंगित किया गया रहता है। अब कर रहा है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब इसके बीच वाला पार्ट हुआ जो पश्चिम के नीचे और दक्षिण के ऊपर हो, मतलब कि इस वाले भाग में। तो देखिए ये वाला जो भाग है ये भारत का दक्षिण पश्चिम है और केरल यहीं पर है, ठीक ना। ये जो पतला सा किनारा है यहीं केरल है। तो आप मैप में केरल को समझ लिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप इसको, और देखिए ये आपका केरल है, ठीक ना। यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है छोटा सा भाग, ये केरल है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और बाकी के 3 तरफ से यह अन्य राज्यों से और पहाड़ियों से घिरा है। कह रहा एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। प्राचीन काल में यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था गरम मसालों का, और गरम मसाले ही यहाँ उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बन गया था। यहीं पर कालीकट बंदरगाह है जहाँ पर कि वो वास्को डी गामा आया था भारत का खोज करते हुए, ठीक ना, और वो मसालों का व्यापार करके यहाँ से ले गया और अपने एक ही बार के व्यापार में 60 गुना मुनाफा कमाया था वो, ठीक। तो इस तरह से यहाँ जो गरम मसाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और ऐतिहासिक काल से भारत को विश्व के अन्य देशों से ये मसालों का व्यापार जोड़े रखे हुए, ठीक। तो इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। अरब और यहूदी व्यापारी आए थे, इस रास्ते से आए या फिर इधर से भी आए थे, ज़मीन के रास्ते से भी आते थे और समुद्र के रास्ते से भी आते थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, इन मसालों के क्षेत्र में आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को है। संत थॉमस को ही ईसाई धर्म लाने का श्रेय है और अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए थे। इब्न बतूता जो कि एक अरबी यात्री था जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इब्न बतूता की एक किताब थी रेहला, ठीक ना। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था रेहला और उस रेहला में उसने लिखा था कि मुसलमानों की यहाँ बड़ी इज्जत थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नाविक था, पुर्तगाल का रहने वाला था, गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना और इधर से ऐसे करके वो दक्षिण अफ्रीका होते हुए आए थे, केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। क्योंकि पहले भारत का व्यापार ऐसे होता था या फिर ऐसे होता था, लेकिन बाद में कुस्तुनतुनिया के पतन से ये रास्ता बंद हो गया। तो फिर यूरोप वालों ने समुद्री रास्ता का खोज किया जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली नाविक भारत आया था और वो था वास्को डी गामा। तो इस तरह से आप भारत के ऐतिहासिक पल को और उत्तर और दक्षिणी भाग को जान गए। भारत में क्या क्या विविधता है। उत्तर में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठंड इलाका है, और केरल गर्म इलाका है जिसकी वजह से यहाँ मसालों का व्यापार होता है, ठीक ना, मसाले उपजते भी हैं। तो इस तरह से भारत विविधताओं का देश है और भारत में बहुत लोग ऐतिहासिक समय से आते रहे हैं, इस बात को हमने जाना। अब चलिए जानते हैं कि इसमें कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी हम देते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोज कर भरिए। और दूसरा प्रश्न है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोज कर भरिए। तो आप चाहे जिस राज्य के भी हो, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ है, आप अगर हरियाणा के हैं तो हरियाणा यहाँ है, पंजाब यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ है, हिमाचल प्रदेश यहाँ है, फिर से मध्य प्रदेश यहाँ है, गुजरात यहाँ है और दिल्ली भी यहाँ है। आप जिस राज्य के भी रहने वाले हों उस राज्य को आप अपना भरेंगे
कि ये राज्य यहाँ है। अगर दिल्ली के कोई स्टूडेंट हैं तो दिल्ली को ऐसे करके दिखाएंगे कि दिल्ली यहाँ है, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, ठीक ना, इस जगह पर दिल्ली है। तो इस तरह से आप अपने अपने राज्य का मानचित्र में उसको खोज करके भरेंगे कि मैं किस राज्य का हूँ। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। गृह राज्य जिस राज्य में आप रहते हैं, तो यहाँ तो मान लीजिए बहुत राज्यों के बच्चे होंगे जो कि दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दिल्ली वालों के लिए लिख रहा हूँ, बाद बाकी जो होंगे अपने अपने राज्य की बातें लिखेंगे। तो जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं वो लिख सकते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली पूरे भारतवर्ष की राजधानी है और इस शहर का अपना अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली का कई वंशों का शासन दिल्ली पर रहा है। यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे लाल किला, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, कुतुब मीनार आदि। और दिल्ली अपने अंदर भारत की विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुए है। दिल्ली अनोखी है। तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब है तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। विविधता में एकता मतलब भारत में बहुत विविधता है, बहुत अलगाव है, फिर भी भारत एक है, आप इस चीज़ का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर है भारत में उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। सबका रहन सहन खान पान अलग अलग है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक विविधताएं भी पाई जाती हैं। अभी जैसे कि आपने पढ़ा कि उत्तर में लद्दाख क्षेत्र में ठंडी पड़ती है, ठंडा रेगिस्तान है, तो दक्षिण में गर्म स्थल है केरल, जहाँ की मसालों की उपज होती है। और भारत में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, डोगरी आदि कई भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। फिर भी भारत एक है और इसके नागरिक भारतवासी हैं। तो भारत में विविधता में एकता का यह बहुत सशक्त उदाहरण है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट 62 समाप्त हुई। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।